साल 1818 में मशहूर लेखिका मैरी शेली ने फ्रैंकेनस्टाइन नाम की कहानी लिखी थी। एक ऐसे प्राणी की कहानी जिसे इंसानों के शरीर के हिस्सों से बनाया गया था, लेकिन वो इस कहानी को पूरी तरह पूरा नहीं कर पाई और अपनी मौत से पहले ही इसे अधूरा छोड़ गई। अब मौत के बाद भी मैरी उस अधूरी कहानी को पूरा करना चाहती है। कहानी आगे बढ़ती है साल 1936 के शिकागो शहर में, जहां आइडा नाम की एक लड़की एक पार्टी में मौजूद है, लेकिन वो बिल्कुल खुश नहीं होती। उसके दोस्त उसे मजबूर करते हैं कि वो एक लड़की को किस करे और एक ऑनेस्टर खाए। ये सब उसके लिए अजीब और असहज होता है और वो उल्टी कर देती है। उसी कमजोर पल में अचानक उसके शरीर में एक अजीब सा झटका लगता है और तभी उसे अपने दिमाग में मैरी की आवाज सुनाई देती है। एक और तेज झटके के साथ मैरी उसकी बॉडी पर कब्जा कर लेती है। अब आइडा की आवाज बदल जाती है और वो अंग्रेजी लहजे में बोलने लगती है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। अचानक आइडा टेबल पर चढ़ जाती है। अजीब अजीब बातें करते हुए एक आदमी के साथ फ्लर्ट करने लगती है। जब लोग उसे शांत करने की कोशिश करते हैं तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसके दोस्त उसे चेतावनी देते हैं कि वहाँ एक खतरनाक क्राइम बॉस लुपिनो भी मौजूद है, लेकिन ईदा उसकी तरफ उंगली दिखाकर कहती है असली राक्षस तो ये है। और फिर वो मरने वालों की यादों के बारे में अजीब बातें करने लगती है। ये सब देखकर लुपिनो गुस्से में आ जाता है और अपने आदमियों जेम्स और क्लाइड को आइड को बाहर निकालने का आदेश देता है। दोनों उसे घसीटते हुए बाहर ले जाते हैं, लेकिन वो चिल्लाना बंद नहीं करती। बाहर आते ही जेम्स उसे थप्पड़ मारता है, लेकिन आइडा भी उसे वापस थप्पड़ मार देती है। फिर जेम्स उसे दोबारा मारता है तो क्लाइड बीच में आकर दोनों को अलग करता है, लेकिन आइडा की अजीब हरकतें जारी रहती हैं, जिससे परेशान होकर क्लाइड भी उसे थप्पड़ मार देता है। इसके बाद आइडा जेम्स का मजाक उड़ाती है, जिससे गुस्से में आकर वो उसे जोर से मुक्का मार देता है। अब क्लाइड को लगने लगता है कि आइडा पर किसी का साया है। वो जेम्स से कहता है कि जाकर डॉक्टर या पादरी को बुलाए, लेकिन अभी भी मैरी के कब्जे में आइडा एक चौंकाने वाली बात कहती है। फ्रैंकेनस्टाइन की कहानी का अगला हिस्सा आने वाला है और उसमें कई सच्चाइयां सामने आएंगी। ये सुनकर क्लाइड पूरी तरह डर जाता है और गुस्से में आकर आइड को सीढ़ियों से नीचे धक्का दे देता है। आइड बुरी तरह गिरती है, उसकी टांग टूट जाती है और नीचे पहुंचते ही उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अगले दिन डॉक्टर कॉर्नेलिया के पास एक अजीब आदमी आता है जो खुद को मैरी की कहानी का क्रिएटर बताता है। पहले तो कॉर्नेलिया को लगता है कि ये कोई मजाक है, लेकिन जब वो उसे अपना हैट और स्कार्फ हटाने को कहती है तो उसका डरावना चेहरा देखकर वो दंग रह जाती है। डर के मारे कॉर्नेलिया भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी फ्रैंक उसे रोक लेता है और बताता है कि पिछले कई महीनों से जो चिट्ठियां उसे मिल रही थीं, वो उसी ने भेजी थीं। अब कॉर्नेलिया थोड़ा शांत होती है और उससे मिलने के लिए तैयार हो जाती है। वो उससे हाथ मिलाती है और उसके शरीर को ध्यान से देखने लगती है। उसकी बनावट देखकर वो काफी प्रभावित होती है। फ्रैंक बताता है कि वो कॉर्नेलिया के काम को लंबे समय से फॉलो कर रहा था, खासकर उसके रीएनिमेशन यानी मृत शरीर को फिर से जीवित करने वाले रिसर्च को, और अब वो चाहता है कि कॉर्नेलिया उसके लिए एक दुल्हन बनाए। तभी कॉर्नेलिया की असिस्टेंट ग्रेटा कमरे में आती है और फ्रैंक को देखते ही जोर से चीख पड़ती है। वो डर के मारे वहां से भाग जाती है। इसके बाद फ्रैंक अपने अकेलेपन की दर्द भरी कहानी सुनाता है, जिससे कॉर्नेलिया को उस पर दया आ जाती है। आखिरकार वो उसे समझाती है कि वो यहीं रुके और दोनों मिलकर इस समस्या का कोई हल ढूंढेंगे। शाम के समय फ्रैंक एक थिएटर में जाता है, जहां वो अपने पसंदीदा अभिनेता रॉनी की फिल्म देख रहा होता है। जैसे ही रोमांटिक सीन आता है, फ्रैंक खुद भी डायलॉग दोहराने लगता है, गाने के साथ गाता है और यहाँ तक कि डांस स्टेप्स भी कॉपी करता है। लोग उसे अजीब नजरों से देखते हैं और एक आदमी उसे चुप रहने के लिए डांटता है। तब जाकर वो शांत होता है। इसके बाद वो खुद को उस फिल्म का हिस्सा कल्पना करने लगता है। अगले दिन जब फ्रैंक कॉर्नेलिया को बताता है कि उसे अपनी दुल्हन बनाने के लिए कब्र से लाश निकालकर उसके टुकड़े करने होंगे, तो कॉर्नेलिया घबरा जाती है। वो इस आइडिया का मजाक उड़ाती है, लेकिन फ्रैंक गुस्से में आ जाता है और चिल्लाकर कहता है जब हमने हाथ मिलाया था वो पहली बार था जब किसी ने मुझे छुआ। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई देता है। वो कहता है कि उसे लगा था कॉर्नेलिया एक पागल वैज्ञानिक है जिसे जिज्ञासा होगी। कॉर्नेलिया हंसती है, लेकिन आखिरकार उसकी मदद करने के लिए मान जाती है। उस रात दोनों कब्रिस्तान जाते हैं और एक ताज़ा दफन की गई लाश को खोद निकालते हैं। जब वो लैब में वापस आते हैं तो फ्रैंक गलती से एक फूलदान गिरा देता है। आवाज सुनकर ग्रेटा जाग जाती है और उन्हें लाश के साथ देख लेती है।
लैब में कॉर्नेलिया मशीनें तैयार करती हैं और फ्रैंक उस शरीर को देखता है जो असल में आइडा का होता है। उसे अचानक शक होने लगता है कि ये लड़की उसके लिए बहुत खूबसूरत है और वो हिचकिचाने लगता है। वो कहता है कि शायद ये काम कल करना चाहिए, लेकिन कॉर्नेलिया साफ कह देती है या तो अभी या कभी नहीं। आइडा को मशीनों से जोड़ा जाता है। कॉर्नेलिया स्विच ऑन करती है और फ्रैंक घबराहट में कांपने लगता है। कॉर्नेलिया उसे संभालती है और दोनों मिलकर आखिरी लीवर खींचते हैं। तेज बिजली चमकती है, मशीनें चटकने लगती हैं और एक चमकदार ऊर्जा का गोला आइडा के शरीर में प्रवेश करता है। एक जोरदार कराह के साथ आइडा फिर से जिंदा हो जाती है। आइडा खांसते हुए उठती है और कहती है कि उसे घर जाना है। वो खड़ी होने की कोशिश करती है लेकिन तुरंत गिर जाती है। फ्रैंक उसकी मदद करना चाहता है लेकिन आइडा उसे छूने नहीं देती। कॉर्नेलिया देखती है कि उसकी टांग टूटी हुई है, लेकिन आइडा कहती है कि उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा और उसे कुछ भी याद नहीं है। फ्रैंक अंदाजा लगाता है कि शायद उसका कोई एक्सीडेंट हुआ होगा। दोनों उसे रात के लिए वहीं रुकने के लिए मना लेते हैं। जब फ्रैंक फिल्म देख रहा होता है, कॉर्नेलिया आइडा की टांग पर ब्रेस लगा रही होती है। आइडा पूछती है कि फ्रैंक कौन है, तो कॉर्नेलिया कहती है कि वो उसकी दुल्हन है। आइडा तुरंत मना कर देती है क्योंकि उसे कुछ याद नहीं। उसी रात आइडा को एक अजीब सपना आता है जहां मेरी की आवाज उसे कहती है तुम भी एक राक्षस हो। आइडा मदद मांगती है लेकिन मेरी मना कर देती है। अचानक आइडा जाग जाती है। फ्रैंक जमीन पर सो रहा होता है। आइडा उसे जगाने के लिए उसके चेहरे पर फूंक मारती है, लेकिन फ्रैंक डरकर उसे मुक्का मार देता है और फिर तुरंत माफी मांगता है। माहौल हल्का करने के लिए वो छाता लेकर फिल्म वाला डांस करने लगता है। अगली सुबह आइडा कुछ भी खाने से मना कर देती है। कॉर्नेलिया उसे कपड़े और सफाई की चीजें ऑफर करती है, लेकिन आइडा गुस्से में सब ठुकरा देती है और कहती है कि उसे यहाँ से जाना है। जब दरवाजा नहीं खुलता तो आइडा और फ्रैंक खिड़की से भाग जाते हैं। दोनों थिएटर जाते हैं और फिर एक क्लब में पहुंचते हैं। क्लब में आइडा अजीब तरीके से डांस करती है और फ्रैंक को भी बुलाती है, लेकिन वो दूर बैठकर उसे देखता रहता है। कुछ लोग आइडा के साथ डांस करते हैं, लेकिन जल्द ही वो उसके साथ छेड़छाड़ करने लगते हैं। आइडा डर जाती है और उन्हें धक्का देती है, लेकिन वो नहीं रुकते। तभी फ्रैंक आता है और उसे बचाकर बाहर ले जाता है। बाहर गुंडे उनका पीछा करते हैं, फ्रैंक को मारते हैं और आइडा को पकड़ लेते हैं। अब फ्रैंक का गुस्सा फूट पड़ता है। वो एक आदमी का सिर दीवार पर बार बार पटकता है जब तक वो मर नहीं जाता और दूसरे का सिर जमीन पर कुचल देता है। तभी किसी कैमरे की फ्लैश चमकती है। कोई उनकी तस्वीरें ले रहा होता है, लेकिन वो भाग जाता है। पुलिस की सायरन सुनाई देती है और दोनों भागकर वापस लैब पहुंच जाते हैं। फ्रैंक कहता है कि आइडा को चले जाना चाहिए ताकि वो उसे मुसीबत में ना डाले, लेकिन आइडा कहती है कि उसका कोई घर ही नहीं है। वो उसका हाथ पकड़ती है और उसके साथ रहने का फैसला करती है। उसी दौरान उसे एक और अजीब सपना आता है जिसमें वो खुद को एक जार में बंद सिर के रूप में देखती है और मेरी उसे चिढ़ाती है कि उसे अपना नाम भी याद नहीं। तभी फ्रैंक उसे जगा देता है और पता चलता है कि दोनों एक चलती ट्रेन में छुपे हुए हैं। ट्रेन रुकती है और पुलिस उन्हें ढूंढ रही होती है। दोनों छुप जाते हैं, लेकिन आइडा गाना गाने लगती है जिससे एक पुलिस वाला सतर्क हो जाता है। वो फ्रैंक को देखकर डर जाता है और गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन आइडा उसे धक्का देकर ट्रेन से नीचे गिरा देती है, जहां वो पटरी पर गिरकर मर जाता है। सुबह होते ही डिटेक्टिव जेक और उसकी असिस्टेंट मूना को क्लब के बाहर मिली लाशों का केस सौंपा जाता है। उन्हें कुछ तस्वीरें और अहम जानकारी मिलती है, जिससे पता चलता है कि फ्रैंक रोज थिएटर जाता था और आइडा एक ऐसी लड़की थी जो एक खतरनाक क्राइम बॉस से भी भिड़ने की हिम्मत रखती थी। इसी बीच लंबी यात्रा के बाद फ्रैंक और आइडा न्यूयॉर्क पहुंच जाते हैं। पैसों की कमी के कारण फ्रैंक एक फाउंटेन में कूदकर सिक्के निकालने लगता है और फिर दोनों एक सुनसान खाली बिल्डिंग में छिप जाते हैं। वहीं आइडा को एक अखबार मिलता है जिसमें फ्रैंक के बारे में खबर छपी होती है। वो देखती है कि लोग उसे फ्रैंक की दुल्हन कह रहे हैं, जिससे वो सोच में पड़ जाती है कि उसका असली नाम क्या है। फ्रैंक उसे बताता है कि उसका नाम पेनेलोपी रॉजर्स है, लेकिन आइडा मुस्कुराकर कहती है कि अब वो पेनेलोपी फ्रैंकेनस्टाइन है क्योंकि वो उसकी दुल्हन है। इसके बाद माहौल अचानक बदल जाता है जब आइडा करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन फ्रैंक असहज होकर उसे रोक देता है।
अगले दिन जेक और मूना को ट्रेन की पटरी के पास एक और लाश मिलती है। स्थानीय पुलिस को यकीन नहीं होता कि ये सब एक ही मॉन्स्टर कपल का काम है, लेकिन रॉनी से जुड़ा एक अखबार आर्टिकल मिलने पर जैक और मुन्ना न्यूयॉर्क जाने का फैसला करते हैं। उधर इड्डा फ्रैंक से उनके पुराने रिश्ते के बारे में सवाल करती है, लेकिन फ्रैंक सच्चाई छुपाता है। जब उसे याद आता है कि उसका अखबार खो गया है तो वो घबरा जाता है और खुद को संभालने के लिए फिर से थिएटर जाने की जिद करता है। थिएटर में जेक और मूना पहले से ही उनका इंतजार कर रहे होते हैं। फ्रैंक एक ठेले से प्रेट्जल चुरा लेता है और आइडा को देता है, लेकिन इस बार आइडा बोर हो जाती है और उसे दूसरी फिल्म में ले जाती है, जिससे पुलिस उन्हें पहचान नहीं पाती। फिल्म के दौरान आइडा एक कपल को देखती है जहां लड़की असहज होती है। ये देखकर आइडा गुस्से में उस लड़के पर हमला कर देती है और उसे कंसेंट का मतलब समझाती है। तभी वो लड़का उन्हें पहचान लेता है और चिल्लाता है, ये वही मॉन्स्टर्स हैं। पूरे थिएटर में अफरा तफरी मच जाती है और दोनों को भागना पड़ता है। बाहर भीड़ उनका पीछा करती है और सामने पुलिस की गाड़ी रास्ता रोक लेती है। बचने के लिए वो एक बिल्डिंग में घुस जाते हैं और किचन से होते हुए एक शानदार पार्टी में पहुंच जाते हैं, जहां वो वेटर बनकर छिप जाते हैं और खाना भी खाते रहते हैं। तभी फ्रैंक की नजर अपने पसंदीदा अभिनेता रॉनी पर पड़ती है। वो उसके पास जाकर अपनी पुरानी याद बताता है कि कैसे रॉनी की एक मुस्कान ने उसे जीने की वजह दी थी, लेकिन रॉनी इसे मजाक समझकर नजरअंदाज कर देता है। ये बात फ्रैंक को अंदर से तोड़ देती है। गुस्से और दर्द में फ्रैंक ट्रे गिरा देता है और फिल्म जैसा डांस करने लगता है। ईडा भी उसके साथ डांस करने लगती है और तभी मैरी की आत्मा का असर पूरे हॉल पर पड़ता है। लोग बेकाबू होकर पागलों की तरह नाचने लगते हैं और माहौल पूरी तरह अराजक हो जाता है। तभी पुलिस पार्टी में घुस आती है। आइडी और जेक आमने सामने आ जाते हैं। एक पुलिस वाला फ्रैंक पर हमला करता है, लेकिन वो पलटकर वार करता है। हालात बिगड़ते देख आइडा बंदूक उठा लेती है और रॉनी को निशाना बनाकर सबको पीछे हटने को मजबूर करती है। आइडा सबके सामने सच्चाई चिल्लाकर बताती है कि लुपिनो और पुलिस मिलकर औरतों के खिलाफ अपराध करते हैं, लेकिन जैसे ही एक पुलिस वाला पीछे से पास आने की कोशिश करता है, आइडा घबराकर गोली चला देती है। इसी अफरा तफरी में फ्रैंक झूमर गिरा देता है, जिससे अंधेरा और चीख पुकार मच जाती है और दोनों वहां से भाग निकलते हैं। बाहर आकर आइडा टूट जाती है कि उसने एक आदमी को मार दिया, लेकिन फ्रैंक उसे समझाता है कि जिंदा रहने के लिए ये सब करना पड़ता है। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। तभी जेक सामने आ जाता है, लेकिन वो आइडा पर गोली नहीं चला पाता और दोनों फिर भाग जाते हैं। कुछ समय बाद पुलिस उस खाली बिल्डिंग तक पहुंचती है, लेकिन फ्रैंक और आइडा वहां नहीं होते। वो एक खलिहान में छिपे होते हैं, जहां दोनों आखिरकार एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इसके बाद वो एक कार चुराकर शहर छोड़ देते हैं और अगले शहर में खुलकर जीने लगते हैं। मूवी देखते हैं, टैटू बनवाते हैं और फाउंटेन से सिक्के निकालकर अपना गुजारा करते हैं। उनकी जिंदगी एक अजीब लेकिन आजाद सफर बन जाती है। इधर कॉर्नेलिया टीवी पर उनकी खबर देखती है। आइडा की बातें अब एक आंदोलन का रूप ले चुकी हैं। देश भर की औरतें उसके जैसे मेकअप करने लगती हैं और विरोध करने लगती हैं। माहौल धीरे धीरे बगावत में बदल जाता है। ये खबर लुपिनो तक भी पहुंचती है। वो गुस्से में जेम्स और क्लैड को डांटता है कि उन्होंने काम सही से क्यों नहीं किया। जेम्स कसम खाता है कि उन्होंने आइड को मार दिया था, लेकिन लुपिनो को यकीन नहीं होता और वो गुस्से में जेम्स को गोली मार देता है। इसके बाद वो क्लाइड को एक खतरनाक आदेश देता है, इस बार आइड को खत्म करके उसकी जीभ लेकर आओ। तभी पता चलता है कि लुपिनो के पास पहले से ही कई जार भरे हुए हैं, जिनमें उसकी शिकार औरतों की जीभ रखी हुई है और अब आइड उसकी अगली टारगेट बन चुकी है। कुछ समय बाद मुना जैक को बताती है कि उन दोनों क्रिएटर्स को आखिरी बार फ्रेडोनिया में देखा गया था। आगे बढ़ने से पहले मुना उससे एक सीधा सवाल करती है कि वो आइडा को देखकर ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा था, जैसे उसे पहले से जानता हो। लेकिन जैक इस बात से अनजान बन जाता है और कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। फिर मुना नक्शा निकालकर उन सभी जगहों को जोड़ती है जहां फ्रैंक और आइडा दिखे थे और उसे समझ आता है कि वो दोनों रॉनी की फिल्मों से जुड़ी जगहों पर जा रहे हैं। इसी आधार पर वो अंदाजा लगाती है कि उनका अगला ठिकाना नियाग्रा फॉल्स होगा। उधर सच में फ्रैंक और आइडा नायग्रा फॉल्स की तरफ ही बढ़ रहे होते हैं। रास्ते में फ्रैंक उसे उस जगह से जुड़ी फिल्म की कहानी सुनाता है और जब आइडा सगाई के बारे में पूछती है तो वो एक झूठी लेकिन खूबसूरत और रोमांटिक कहानी गढ़ देता है, जैसे उनका प्रपोजल बिल्कुल परफेक्ट था। तभी अचानक एक पुलिस की गाड़ी उनका पीछा करने लगती है। आइडा गाड़ी रोक देती है और फ्रैंक अपना चेहरा स्कार्फ से ढक लेता है,
जब पुलिस वाला पास आता है तो आइडा उसे अपने बीमार चाचा के रूप में पेश करती है, लेकिन कागज न होने की वजह से पुलिस वाला उसे गाड़ी से बाहर निकालता है और तलाशी लेने लगता है। धीरे धीरे उसका व्यवहार गलत होने लगता है। वो उसे गलत तरीके से छूता है और गंदी बातें करता है। जैसे ही वो हद पार करता है, फ्रैंक खिड़की के अंदर से गोली मार देता है। इसके बाद आइडा गुस्से में उस पुलिस वाले पर टूट पड़ती है और उसकी जीभ नोचने लगती है। तभी दूसरा पुलिस वाला बाहर आता है और आइडा के कंधे में गोली मार देता है, लेकिन फ्रैंक तुरंत उसे भी मार गिराता है। इसके बाद दोनों जंगल की तरफ भाग जाते हैं। शाम तक वो एक और शहर पहुंचते हैं और एक खाली बिल्डिंग में छिप जाते हैं। इधर डिटेक्टिव्स और क्लाइड भी उसी शहर में उनकी तलाश कर रहे होते हैं। आइडा अंदर से टूटने लगती है। उसे अपने के पर पछतावा होने लगता है और मेरी की आवाज उसे लगातार पागलपन की तरफ धकेल रही होती है। गुस्से में वो बाहर निकलती है और आसमान की तरफ गोली चला देती है। ये आवाज सुनकर क्लेड वहां पहुंच जाता है, लेकिन आइडा उसे बंदूक की नोक पर रोक लेती है। क्लेड कहता है कि वो उसकी मदद करना चाहता है और अपने गुनाह कबूल करते हुए माफी मांगता है। तभी मुना भी पहुंच जाती है और फ्रैंक को गोली मार देती है। क्लाइड ईडा को उसके असली नाम से बुलाता है, लेकिन गुस्से में ईडा उसे भी गोली मार देती है और उस पर भ्रष्ट पुलिस वाला होने का आरोप लगाती है। फिर वो घायल फ्रैंक को लेकर वहां से भाग जाती है। कुछ ही देर में पुलिस सायरन गूंजने लगते हैं और दोनों एक नई कार चुराकर भाग निकलते हैं। रास्ते में फ्रैंक पूछता है कि वो आदमी कौन था, लेकिन आइडा कहती है कि उसे कुछ याद नहीं। अगली सुबह मुना क्लाइड से पूरी सच्चाई जानती है। क्लाइड टूट चुका होता है। वो बताता है कि आइडा उन महिलाओं में से थी जो लुपिनो के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थीं, लेकिन जब केस बंद हो गया तो आइडा ने उससे मदद मांगी थी और उसने रिश्वत लेकर उसकी मदद नहीं की। धीरे धीरे बाकी सभी लड़कियां मारी गईं और उनकी जीभ काट दी गई। पछतावे में क्लाइड अपना बैज मुना को दे देता है और नौकरी छोड़ने का फैसला करता है। उनकी ये बातचीत एक रिपोर्टर छुपकर सुन लेता है। उधर सड़क के बीच आइडा गाड़ी रोक देती है क्योंकि फ्रैंक की हालत बिगड़ती जा रही होती है। वो ठीक से सांस नहीं ले पा रहा और उसका घाव लगातार खून बहा रहा है। आइडा फैसला करती है कि उसे पता है उसे कहां ले जाना है। कुछ देर बाद खबर मिलती है कि वो दोनों इंडियाना के पास एक गैस स्टेशन पर देखे गए हैं। शाम को पुलिस वहां पूछताछ कर रही होती है, लेकिन मुन्ना पास के थिएटर में चली जाती है और वहीं फ्रैंक और आइडा भी पहुंच जाते हैं। इस बार फ्रैंक सच बता देता है कि वो आइडा को पहले नहीं जानता था, बल्कि उसने उसे कब्र से निकालकर जिंदा किया था। ये सुनकर आइडा टूट जाती है। वो बाहर जाकर उल्टी करने लगती है। फ्रैंक उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं, लेकिन आइडा अब खुद को आइडा नहीं मानती। वो कहती है कि वो सिर्फ ब्राइड है। फ्रैंक उसे प्रपोज करता है, लेकिन आइडा साफ मना कर देती है कि वो किसी की दुल्हन नहीं है। तभी मुना और एक रिपोर्टर वहां पहुंच जाते हैं। अचानक धड़ाम रिपोर्टर फ्रैंक के सिर में गोली मार देता है और वो वहीं मर जाता है। आइडा चीख उठती है और गुस्से में अंधाधुंध गोली चलाने लगती है। फिर वो फ्रैंक की लाश को गाड़ी में डालकर भाग जाती है। पुलिस उसका पीछा करती है। गोलियां चलती हैं, लेकिन आइडा चतुराई से गाड़ी की लाइट बंद करके घास में छिप जाती है। कुछ देर बाद वो गाड़ी रोकती है और फ्रैंक को देखती है। अब वो सच में मर चुका है। आइडा पूरी तरह टूट जाती है। तभी मेरी की आवाज फिर गूंजती है, अब तुम पूरी तरह ब्राइड बन चुकी हो। कुछ घंटों बाद आइडा कॉर्नेलिया के इंस्टीट्यूट पहुंचती है और उससे कहती है कि फ्रैंक को वापस जिंदा कर दे। तभी मुना भी वहां पहुंच जाती है और एक रिपोर्टर चुपके से पीछे आता है। कॉर्नेलिया मना कर देती है। वो कहती है कि वो उसे वापस नहीं ला सकती, लेकिन आइडा बंदूक तान देती है और कहती है कि वो उससे प्यार करती है। कॉर्नेलिया अपनी दर्द भरी कहानी बताती है। उसने भी अपने पति को जिंदा किया था, लेकिन वो बिना यादों के एक अजीब प्राणी बन गया और उसे खुद ही मारना पड़ा। तभी रिपोर्टर मौका देखकर आइडा पर गोली चला देता है और उसी समय पुलिस भी अंदर घुसकर फायरिंग शुरू कर देती है। कॉर्नेलिया चीख उठती है। ईडा पर गोलियों की बौछार होती है और आखिरकार वो फ्रैंक के ऊपर गिरकर मर जाती है। मुना बार बार पुलिस को रोकने की कोशिश करती है, तब जाकर गोलीबारी रुकती है। इसके बाद वो क्लाइड का बैज दिखाकर पुलिस को आदेश देती है कि उस रिपोर्टर को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस उसके पीछे दौड़ पड़ती है। अंदर कॉर्नेलिया अकेली रह जाती है। ग्रेटा कहती है कि ये रोमियो जूलियट जैसी कहानी है, लेकिन कॉर्नेलिया चुपचाप अपने काम में लग जाती है। बाहर पुलिस रिपोर्टर को पकड़ लेती है। तभी इंस्टीट्यूट की छत पर बिजली चमकने लगती है और अंदर टेबल पर पड़े फ्रैंक और आइडा के शरीर धीरे धीरे हिलने लगते हैं। फिर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं
उधर क्लाइड लुपिनो को उन बागी औरतों के हवाले कर देता है जो अब आखिरकार अपना बदला लेने के लिए तैयार हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियोस या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।